नमस्कार, मैं हृदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। अब की केकर बाब बिहार में बात करेंगे। आज बिहार में प्रचार युद्ध का शिलान्यास या शुभारंभ हो गया। कहा जा सकता है कि पीएम मोदी और अमित शाह उन्होंने एक तरफ मोर्चा संभाला तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने एक ही दिन में 5 स्थानों पर रैली की और सभाओं को संबोधित किया। कुल मिलाकर सबकी जुबान पर मुद्दे तो रहे ही, आगे सरकार आएगी तो क्या कुछ किए जाएंगे। इसके साथ साथ कर्पूरी ठाकुर का नाम, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे पीएम नरेंद्र मोदी हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, हर किसी की जुबान पर था। तेजस्वी यादव ये कहते नजर आए कि भाई गाड़ियां आजकल 15 साल में बदल दी जाती हैं, स्क्रैप में बदल दी जाती हैं। अब यहां सरकार चलते हुए 20 साल हो गए हैं, इसलिए अब इस सरकार को भी बदल दिया जाए। वहीं एनडीए की तरफ से लगातार यह कहा गया सुशासन राज है और बिहार सुशासन राज में आगे बढ़ रहा है। तो किसने क्या कहा और इसके मायने क्या हैं, इसे समझने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, देखिए, आज जिस तरह से पीएम मोदी और अमित शाह ने पीएम मोदी ने 2 जगह सभाओं को संबोधित किया, अमित शाह भी पहुंचे और जवाब में देखिए तेजस्वी यादव ने भी 5 स्थानों पर रैलियों और सभाओं को संबोधित किया है। हालांकि देखिए वक्त कम है और शायद यही एक बड़ी वजह है कि जैसे ही छठ महापर्व की शुरुआत होगी तो लोग अपने अपने घरों में व्यस्त हो जाएंगे और इसका फायदा लेने की कोशिश दोनों ही खेमों से की गई है, लगता है। कहा कि उस समय जो जंगल राज था, फिर वो आप भूले नहीं होंगे, प्रधानमंत्री ने भी ये बातें कही। अमित शाह सिवान में जो है वो हमलावर रहे, जेपी नड्डा भी बिहार में हैं। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने कमान संभाली और उन्होंने कहा कि हमारी उम्र भले कच्ची है लेकिन जुबान पक्की है। तो तेजस्वी यादव भी हमलावर दिखे और उन्होंने जो है वो चीज़ें कही जो कि आमतौर पर पिछले कुछ दिनों से कही जाती रही हैं। अभी पहला दिन था चुनाव प्रचार का, दोनों ही तरफ से कुछ नई बात निकल कर आई हो ऐसा दिखा नहीं। जहां तक एनडीए के नेताओं ने वही जंगल राज कहकर याद किया कि लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव को देखिए तो वही बातें उन्होंने कही कि नीतीश कुमार को जो है वो सीएम नहीं बनाया जाएगा, वो पलायन खत्म नहीं कर सके, हम आएंगे तो जो काम उन्होंने 20 साल में नहीं किया हम 20 महीने में करेंगे। अपने वादों को फिर से उन्होंने दोहराया। तो पहले दिन अगर आप देख लीजिए तो यही चीज़ें जो है वो दोनों तरफ से दिखी। लेकिन जो एक बात प्रधानमंत्री ने जो कही, चूंकि प्रधानमंत्री कर्पूरी ग्राम भी गए थे, जननायक कर्पूरी ठाकुर, भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के गांव गए थे और वहां जब वो समस्तीपुर में सभा कर रहे थे तो उन्होंने जो बातें कही और उन्होंने चोरी से जोड़ते हुए कहा कि लोग अब जो है जननायक शब्द की भी चोरी करने जा रहे हैं। मतलब चूंकि जननायक वो कहते हैं कि सिर्फ कर्पूरी ठाकुर ही हो सकते हैं, लेकिन अब कई लोग जो है वो जननायक बनने जा रहे हैं। तो इस तरह से उन्होंने कांग्रेस और आरजेडी पर यह कहकर निशाना साधा। इसके अलावा जो है उन्होंने जो है एक बार फिर से जो जंगल राज की बात का मामला उठाया और जो अपनी योजनाएं हैं उसकी भी चर्चा की और कहा कि तरक्की लेकर वो आए हैं। नीतीश कुमार भी वहां सभा में मौजूद थे। खास बात एनडीए के लिए ये थी कि वहां पर आप देखें तो जो भी घटक दल हैं उनके ज्यादातर नेता वहां पर मौजूद थे। चिराग पासवान थे, जीतन राम मांझी थे, नीतीश कुमार खुद वहां पर थे। तो एक यूनिटी दिखाने की कोशिश जो है वो एनडीए की तरफ से हुई। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव अपनी बागडोर संभाल रहे हैं और सहरसा में जब वो जाते हैं तो जो गठबंधन से प्रत्याशी लड़ रहे हैं उनका प्रचार करते हुए वो दिखते हैं। तो दोनों तरफ से अब वार और पलटवार ये अब आपको होते रहना है, वो चीजें मिलती रहेंगी। अब इसी में इंतजार होगा दोनों तरफ से कब किसकी जुबान फिसली और फिर वो कोई बड़ा मुद्दा आगे चलकर बन सकता है, ये चीजें होंगी। और इसके अलावा देखना ये होगा कि इस बार चुनाव में बोलते वक्त जो दोनों तरफ के बड़े नेता हैं वो नयापन क्या लाते हैं। अभी तक अगर आप आज की बात कीजिए तो उसमें कुछ नयापन किसी भी तरफ से दिखा नहीं। वही सारी बातें जो है उनकी पुनरावृत्ति होते हुए दिखी है। तो एक कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। और यहां पर देखिए एनडीए को एक एडवांटेज क्या है कि एनडीए के पास जो
स्टार प्रचारक हैं उनकी संख्या अच्छी खासी है, तो वो ज्यादा एरिया जो है वो कवर कर सकते हैं, ज्यादा सीटों को वो कवर कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, गृह मंत्री अमित शाह हैं, जो अध्यक्ष हैं बीजेपी के जेपी नड्डा, वो प्रचार कर रहे हैं। आगे योगी आदित्यनाथ की सभा लगेगी और भी कई नेता, राजनाथ सिंह आएंगे, तो कई सभाएं अभी लगेंगी तो उनके पास। और फिर इधर से आप देखिए तो नीतीश कुमार तो होंगे ही, नित्यानंद राय भी इस बार चुनाव प्रचार में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, ललन सिंह चुनाव प्रचार करते दिख रहे हैं। तो एनडीए के पास स्टार प्रचारक की संख्या ज्यादा है। चिराग पासवान जो है अपनी कंस्टिट्यूएंसी को एड्रेस करते हुए दिखेंगे। चिराग पासवान का भी एक जो आप कहिए फैन फॉलोइंग बिहार में अच्छी खासी है। जीतन राम मांझी हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं, वो जो है एक कंस्टिट्यूएंसी को एड्रेस करते हुए दिखते हैं। दूसरी तरफ अगर आप महागठबंधन में देखिए तो तेजस्वी अकेले योद्धा देखते हैं, क्योंकि अगर आप फिर बाकियों में बात कीजिए तो इंतजार होगा कि राहुल गांधी कितनी सभाएं जो है वो बिहार में करते हैं, उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। और वो आते हैं तो वो क्या बोलते हैं, ये भी एक बात है। और इसके अलावा कांग्रेस के और कितने बड़े नेता बिहार चुनाव प्रचार के लिए आते हैं, चूंकि डिपेंडेंसी वहीं होगी। लालू प्रसाद यादव का स्वास्थ्य उतना अच्छा नहीं है कि वो जो है चुनाव प्रचार कर सके या ज्यादा जगहों पर चुनाव प्रचार कर सके। अगर वो करेंगे भी तो एक दो विधानसभा सीट पर सिंबॉलिक रूप पर, सांकेतिक रूप से कर सकते हैं। तो यहां पर आप कहिए कि एक जंग छिड़ गई है। जैसा प्रधानमंत्री ने भी कहा कि बिगुल बज चुका है, तो वास्तव में बिगुल बज चुका है। और पहले दिन दोनों ही तरफ से स्कोर करने की चेष्टा हुई, दोनों ही जनता से संवाद करते दिखे, चाहे एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, नीतीश कुमार हो, सभी जनता से संवाद कर रहे थे। तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव भी जो है वो जनता को एड्रेस करते हुए दिखे और उनसे सवाल जवाब किए। और यहाँ पर उन्होंने सत्ता परिवर्तन की बात कही। तो एनडीए की तरफ से जो है कहा गया कि अब वो जंगल राज आने नहीं देना है, और अपनी जो उपलब्धियां हैं उनको जो है एनडीए के नेताओं ने गिनाया, चाहे केंद्र ने जो कुछ भी योजनाएं चला रखी हैं या राज्य ने जो कुछ योजनाएं चला रखी हैं, उन सभी की चर्चा जो है वो की गई। तो एक रोचक मुकाबला बिहार में बनता जा रहा है। बिल्कुल। और राकेश जी देखिए, हम लोग कर्पूरी ठाकुर की बात कर रहे थे, तो इसके पीछे एक बड़ी वजह ये मानी जा रही है कि बिहार में जो पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों का जो वोट है वो सबसे ज्यादा है, और उसमें से लगता है एक बड़ा हिस्सा जो सर्वे आया था उसमें से एनडीए को गया है। और शायद यही बड़ी वजह है कि कर्पूरी ठाकुर का नाम हर जगह गूंज रहा है इस बार बिहार चुनाव में। जी हम देखिए, अति पिछड़ी जातियां जो है वो की फैक्टर हैं इस चुनाव में, और वहां पर आपको जो है एड्रेस करते हुए दोनों ही तरफ से दोनों पक्ष आपको दिखेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपने अभियान की शुरुआत की है चुनाव प्रचार की, वो कर्पूरी ग्राम जाकर ही की है, और इसका एडवांटेज एनडीए उठाना चाहेगा। क्योंकि देखिए यहां पर अति पिछड़ी जातियां अगर एकमुश्त होकर कहीं चली जाएं तो वो हार जीत में सबसे बड़ा रोल प्ले कर सकती हैं, और इसी की कोशिश जो है करते हुए प्रधानमंत्री दिखे जब वो ये कहते हैं कि जननायक की उपाधि चोरी करने की कोशिश हो रही है। तो वो उन लोगों को एड्रेस कर रहे होते हैं और अति पिछड़ी जाति को ये चीजें वो बता रहे होते हैं कि देखिए कर्पूरी ठाकुर जननायक थे, तो वो जो उनकी उपाधि है उसको अब दूसरे लेना चाह रहे हैं। और वो मिथिला में थे, वहां पर भी अति पिछड़ी जातियां समस्तीपुर में आपको अच्छी खासी हैं और निर्णायक साबित हो सकती हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो अति पिछड़ी जातियों को लुभाने की कोशिश महागठबंधन भी कर रही है। इसीलिए तो मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री फेस जो है वो घोषित किया गया है, ताकि सहनी वोटर्स जो हैं वो महागठबंधन की तरफ आ सके। इसीलिए मंगनी लाल मंडल को आरजेडी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, क्योंकि जो धानुक और जो सहनी वोटर्स हैं जो कि आमतौर पर एनडीए को इससे पहले वोट करते रहे हैं, वहां सेंधमारी
करना चाहता है आरजेडी और महागठबंधन। तो ये प्रयास दोनों तरफ से हो रहा है कि जो अति पिछड़ी जातियां हैं उनको लुभाया जाए और अपने जो उनकी योजनाएं हैं उसके जरिए उनको अपनी तरफ आकर्षित किया जाए। बिल्कुल। और अमित शाह भी आज बिहार में ही रुक रहे हैं, यानी बिहार में अब जो समीकरण है या जो चुनावी रणनीति है उसे अमली जामा पहनाया जा रहा होगा। और देखिए, आज पीएम ने भी एक बात सीताराम केसरी को लेकर भी कही थी कि भाई जब पिछड़े की ही सियासत हो रही है तो उसमें सीताराम केसरी का नाम लेकर भी आज पीएम की तरफ से हमला बोला गया है। जब जैसा मैंने आपको कहा कि अति पिछड़ी जाति को अपने पक्ष में करने के लिए इस तरह की बातें होंगी और जो घटित हो चुकी हैं, तो उन चीजों को प्रधानमंत्री उठाएंगे, बीजेपी के अन्य नेता भी उठाएंगे, जेडीयू एलजेपीआर के नेता भी उठाएंगे। तो दूसरी तरफ जो है ये बातें आप मानकर चलिए कि जो महागठबंधन है वो ये साबित करने की कोशिश करेगा कि बीजेपी अति पिछड़ी जातियों की समर्थक नहीं है, उनके भले का नहीं सोच सकती, वो सोच सिर्फ महागठबंधन के पास है। तो दोनों तरफ से जो है वो वार और पलटवार होंगे और सबके निशाने पर वो अति पिछड़ी जाति के वोट ही होंगे कि उसमें से बड़ा चंक कौन निकालता है। और जैसा मैंने कहा कि इसकी कवायद जो है पिछले कुछ महीनों से चल रही थी और इसीलिए मंगनीलाल मंडल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और वहां पर बाकी दावेदार पीछे छूट गए। और यही वजह है कि मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का फेस भी घोषित किया गया है। तो कोशिश दोनों तरफ से होगी और जो भी उदाहरण हैं पास्ट में जो अति पिछड़ी जाति के साथ जो अच्छी चीजें हुई हैं उसकी बात होगी। प्रधानमंत्री आज ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने की बात का मुद्दा भी उन्होंने वहां पर उठाया और कहा कि बीजेपी की सरकार और एनडीए की सरकार ने ही ये चीजें की हैं जो कि अब तक नहीं हो पाई थी। तो प्रधानमंत्री एक प्लानिंग के साथ आते हैं और उनको पता होता है कि कहाँ क्या कहना है और यही तो उनकी क्वालिटी है कि वो चीजों को जो है बहुत सटीकता के साथ अनुमान लगाते हैं कि कहां पर कौन सी बात अपील कर सकती है और उसी के अनुसार वो भाषण देते हैं। उनके भाषण जब आप देखेंगे तो आज आपने एक दो जगह सुनी, आपने समस्तीपुर में सुना, बेगूसराय में सुना, जब वो अगले दिन आएंगे तो कहीं पर कोई और मुद्दा लेकर वो आएंगे, ये आप मान कर चलिए, क्योंकि वो इन चीजों को मॉनिटर करते हैं और उसी तरह से बातें कहते हैं। यही क्रिएटिविटी महागठबंधन के तरफ से भी करनी होगी कि नहीं। अगर देखा जाए तो एक तो जननायक की उपाधि चोरी करने का आरोप लगा दिया, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने घोटालों की बात करते हुए राहुल, तेजस्वी, लालू यादव सभी को निशाने पर लिया, परिवारवाद की राजनीति पर भी हमला बोला, जंगल राज की बातें भी की। और देखिए, जो आरजेडी और कांग्रेस ने जो केंद्र सरकार थी जिसमें आरजेडी भी भागीदार थी, उसका भी उल्लेख करते हुए उन्होंने कई मुद्दे उठाए, यानी उन्होंने कई बिंदुओं को लेकर हमला बोला है आज। जी देखिए, प्रधानमंत्री ने बहुत कैलकुलेटिव वे में जो है अपना भाषण दिया है और जो उनकी कोशिश थी कि जो लोग आए हैं और जो टीवी के जरिए उनको देख रहे हैं उन तक अपनी बातों को वो सशक्त तरीके से पहुंचाएं और ऐसा करने में वो हमेशा आपको सफल ही दिखते हैं, क्योंकि जो उनकी कंस्टिट्यूएंसी होती है, जो उनके समर्थक होते हैं, उनकी बातों से मोटिवेट होते हैं और वो कार्यकर्ताओं को भी ये कहते नहीं भूलते कि जिस दिन वोटिंग है सारे के सारे लोग जो है वो बूथ तक जाएं, वोट करें। तो इस तरह की चीजें जो एक सांगठनिक रूप से होती हैं उन पर भी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री की नजर होती है। देखिए, अगर इधर प्रधानमंत्री ये बातें कह रहे थे तो दूसरी तरफ अमित शाह जो है कानून व्यवस्था को लेकर बता रहे थे कि अब क्या स्थिति है और उन्होंने मोहम्मद शहाबुद्दीन का नाम लेकर भी कहा कि अब कोई डरने की जरूरत नहीं। तो इस तरह की बातें करते हुए अमित शाह भी दिखे हैं। उन्होंने भी जो है अपनी तरह से आरजेडी पर वार किया है और अपनी सरकार की जो अच्छी चीजें हैं उसको बताने की कोशिश की है। तो एक जैसा मैं कह रहा हूं कि यहां पर जो है उसी तरह से तेजस्वी यादव भी चुनाव प्रचार में बहुत तीव्र गति से लगे हैं। आज ही उन्होंने कई सभाएं कर ली हैं और वो भी हमलावर होंगे। और मैंने यही कहा कि जब इतनी सारी सभाएं होंगी, बहुत सारे लोग आएंगे, तो उसमें किसी से स्लिप ऑफ टंग तो होगा,
कोई कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर कहेगा जो कि इस चुनाव में मुद्दा बन सकता है। तो उसकी भी प्रतीक्षा कीजिए कि क्या कोई मुद्दा बनने लायक बात कोई कह के जाता है, तो वो एक देखने की बात होगी। फिलहाल आज जिस तरह से हुआ, आप कह सकते हैं कि अब चुनाव का तो शंखनाद हो ही चुका था, आज चुनावी प्रचार का भी शंखनाद हो गया और उसको देखकर लग रहा है कि दोनों एक दूसरे पर हमलावर रहने वाले हैं। बिल्कुल। और देखिए, बिहार चुनाव में एक और बात की हम चर्चा करेंगे जो अमूमन इससे पहले जहां चुनाव होते थे वहां देखने को नहीं मिल रहा था। देखिए, बहुत सारे नॉमिनेशन कैंसिल हो रहे हैं। भाई, सवाल यह भी उठता है कि बिहार के लोग आखिर इतनी चूक क्यों कर रहे हैं। दोनों ही खेमों की बात की जाए तो कई प्रत्याशियों के नामांकन रद्द हो गए। जी हाँ, देखिए, ये एक चीज है जो कि समझ में नहीं आता, लेकिन एक वजह यह भी हो सकती है कि इस बार जो है दोनों ही गठबंधन ने लगभग डाइंग मोमेंट में अपने कैंडिडेट घोषित किए हैं। एनडीए ने थोड़ा पहले जरूर कर दिया था, लेकिन महागठबंधन ने तो बिल्कुल डाइंग मोमेंट पर जो है अपने सीटों की घोषणा की, और यही वजह है कि कई सीटों पर जो है महागठबंधन के घटक दल ही चुनाव लड़ रहे हैं। गौराबौराम में तो ये स्थिति है कि वीआईपी के संतोष सहनी होंगे तो आरजेडी के भी कैंडिडेट वहां होंगे, और वहां पर तेजस्वी यादव कहेंगे कि आरजेडी को आप वोट मत कीजिए, आप वीआईपी को वोट कीजिए। तो ये इस तरह की स्थिति जो है वो बन रही है। वो यही वजह है कि पहले से किसी ने भी घोषणा नहीं की, और इसका एक मुझे लगता है कि स्ट्रैटेजिकली भी ऐसा किया जा रहा था, क्योंकि लोगों को डर था कि अगर पहले घोषणा कर देंगे तो बागी बहुत ज्यादा खड़े हो जाएंगे और फिर वो उनके लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं। तो बागी ज्यादा न बने, इस वजह से भी जो है कैंडिडेट की घोषणा थोड़ी देर से हुई होगी, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन इतने सारे कैंडिडेट का जो नॉमिनेशन कैंसिल हो रहा है, ये सुनने में पहले इतना नहीं आता था जितना इस बार जो है वो सुनने को मिल रहा है। तो ये निश्चित तौर पर एक सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है, कहाँ चूक हुई है लोगों से, क्योंकि अब तो कुछ हो नहीं सकता। एक बार नॉमिनेशन कैंसिल तो फिर वो कैंसिल। बिल्कुल। देखिए, लगभग 1 दर्जन प्रत्याशियों के नामांकन रद्द हो गए हैं, यानी ये खुद हिट विकेट हो जा रहे हैं। और देखिए, आप जो कह रहे हैं कि तैयारी नहीं थी, अक्सर जिन्हें चुनाव लड़ना होता है वो नामांकन प्रपत्र एक नकल फॉर्मेट पहले से भर कर रखते हैं, लेकिन यहां लगता है वैसी स्थिति नहीं है। और शायद यही वजह है कि आनन फानन में लोग नामांकन भर रहे हैं और नामांकन में कहीं ना कहीं चूक हो जा रही है। जैसे देखिए, सीमा सिंह को मौका भी दिया गया था कि भाई आपने ये गलती की है, आप इसे सुधार लें, लेकिन वो सुधारने के लिए भी वो फिर से सुधार कर वो प्रपत्र नहीं भर कर दे पाई। जी हाँ, ये चीजें देखने को मिली। पर आमतौर पर कई सेट में नॉमिनेशन जो है वो दर्ज किया जाता है, अगर एक कैंसिल हो गया तो दूसरे में वो सही रहता है। अब पता नहीं कितने सारे सेट में नॉमिनेशन हुए हैं या कम सेट में नॉमिनेशन हुआ और एक में गड़बड़ी निकली तो वो बाकियों में भी जो है वह उसी तरह की गड़बड़ी रही है। और कुछ जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो कैसे छूट गई, क्योंकि ज़्यादातर अवसरों पर आप टेक्निकल गलतियों के कारण ही आपका जो पर्चा है वो रद्द होता है। तो इस तरह की चूक, अब देखिए, प्रत्याशी तो आमतौर पर नॉमिनेशन करता है, जो उनके साथ होते हैं लोग वो सारी तैयारियां करते हैं, लीगल टीम भी होती है, तो वो सारे लोग जो है वो तैयारी करते हैं। अब ऐसे में ऐसा क्यों हो रहा है ये थोड़ा समझ से परे है। तो चलिए, अब देखने वाली बात यह होगी कि बिहार में अब प्रचार युद्ध की शुरुआत हो गई है। दोनों ही खेमों के महारथी मैदान में उतर गए हैं, लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि जनता किसकी बातों से प्रभावित होती है और किसे चुनती है।